मित्रों नमस्कार। पिछले चैप्टर में हमने सत्ता की साझेदारी के संदर्भ में इस लेसन का जो है अध्ययन किया था और उसके माध्यम से हमने ये जाना था कि बेल्जियम में, जो यूरोपीय देश बेल्जियम है, और श्रीलंका में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी। और उस शासन व्यवस्था के आधार पर बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर यदि हम ध्यान दें तो आपको याद होगा कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए थे उनमें केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करना भी एक था और अधिकतर प्रांतीय सरकारों को स्वायत्तता दी गई थी। यानी उनकी अपनी जो भूमिका थी, उस भूमिका के लिए जो कुछ भी उनको अधिकार की ज़रूरत थी, उस अधिकार को उनको प्रदान किया गया। और चाहती तो केंद्र सरकार ये ना भी दे सकती थी, लेकिन केंद्र सरकार ने देश की एकता, अखंडता और तरक्की के लिए उस अधिकार को वहाँ तक देना उचित समझा। 1993 में कुछ बदलाव हुए, प्रांतीय सरकारों को संवैधानिक अधिकार दिए गए। इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें केंद्र पर निर्भर नहीं रहीं। इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली। श्रीलंका में व्यवहारिक रूप में अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार हैं। श्रीलंका के तमिल नेता चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो। संघीय व्यवस्था में सर्वोच्च नेता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुषांगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। यानी जो सत्ता होती है वो केंद्र और राज्यों के बीच या उससे निचले स्तर की जो स्थानीय सरकारें होती हैं उनमें उनका बंटवारा हो जाता है और सरकारें अच्छे तरीके से काम करने लगती हैं। और इसमें होता है कि संघीय सरकार में राष्ट्रीय महत्व के जो विषय होते हैं वो केंद्र के अधीन हो जाते हैं और फिर जो दैनंदिन कार्य के जो मुद्दे होते हैं उनको राज्य सरकारों को सौंपा जाता है और उसमें वो अपना शासनकाल जो है शासन चलाते हैं। उसमें एक दूसरे का हस्तक्षेप नहीं होता। इस अर्थ में शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था के बिल्कुल उलट है। यानी संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक जो शासन व्यवस्था है उसके पूर्णतया उलट होती है। एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयाँ उसके अधीन होकर काम करती हैं। केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है, पर संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती है। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियाँ होती हैं और इनके लिए वो केंद्र सरकार के लिए को जवाबदेह नहीं होती हैं। आइए संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर गौर करें। एक संघीय व्यवस्था होती क्या है? ये दो स्तरों वाली सरकार होती है, यानी केंद्र के स्तर की सरकार और राज्य के स्तर की सरकार। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, लेकिन कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अलग अलग अधिकार क्षेत्र होता है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। संविधान के मौलिक प्रावधानों को कोई भी संघीय सरकार अकेले बदल नहीं सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति के आधार पर होते हैं। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रीय महत्व के कुछ विषय हैं, जैसे नागरिकता है, विदेश नागरिकता है और संविधान में संशोधन है। ऐसे तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको केंद्र सरकार अकेले नहीं उन पर निर्णय ले सकती। उनमें कम से कम जो विधानसभाएं हैं उनमें से आधे से अधिक विधानसभाओं की मंजूरी आवश्यक होती है, तभी हम इस प्रकार का कोई भी कदम उठा सकते हैं। और अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की जो है या उनके क्रियाकलाप की व्याख्या करने का पूरा अधिकार होता है संघीय सरकार में। और विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के रूप में उनके अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं और ये संवैधानिक हैं। इसमें केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दूसरे दोहरे उद्देश्य होते हैं। एक तो होता है देश की एकता, अखंडता सुरक्षित करना, उसे बढ़ावा देना, साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं कि राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियम पर सहमति होनी चाहिए और इनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए। वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे और आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं। आपसी भरोसा और साथ रहने की पर सहमति होती है। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच
जो सत्ता का बंटवारा होता है हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। ये बात इस चीज़ पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई है, किस ऐतिहासिक संदर्भ में हुई है। संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर दो तरीक़ों से संगठित होती हैं। पहला तो होता है दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर बड़ी इकाई गठित कर देना। जैसे अमेरिका में वहाँ के जो संघ हैं वो आपसी समझौते का परिणाम है, यानी सभी लोगों ने, जितने भी वहाँ देश हैं, जितने भी राज्य हैं, वो पहले उसमें से देश हुआ करते थे। अमेरिकी के जो 50 राज्य हैं, ये उस संदर्भ में बात हो रही है कि उसमें से कुछ देश हुआ कर रहे थे, लेकिन उसके बाद में एक आपसी समझौते के तहत वो आए और एक बड़ा संघीय ढांचा बनाकर एक देश के रूप में अमेरिका को स्थापित किए और सब कुछ। और इसमें होता है दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ साथ रखते हैं। लाइक वहाँ राज्यों को भी अधिकार है, राज्यों की अलग नागरिकता है, केंद्र की अलग नागरिकता है। वहाँ दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अपनी अलग अलग पहचान को बनाए रखे हैं वो लोग, इसके बावजूद अपनी सुरक्षा व खुशहाली के लिए एक देश के रूप में काम कर रहे हैं। साथ आकर संघ बनाने के कुछ उदाहरण हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है और वो केंद्र के बरक्स ज़्यादा ताकतवर होते हैं। संघीय व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका है बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण है। दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों के बरक्स केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर होती है। जैसे आप भारत का उदाहरण ले लीजिए। अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दे दिए जाते हैं। जैसे भारत में संघीय व्यवस्था की यदि आप बात करें तो सबसे पहले आपने देखा है कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे छोटे राज्यों को भी अपने यहाँ की विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किलें आती हैं। सोचिए कि भारत जैसे विशाल मुल्क में यह काम कितना मुश्किल होगा, जहाँ बहुत सी भाषाओं, धर्मों और क्षेत्रों के लोग जैसे भारत के संदर्भ में ये बात हो रही है कि भारत एक बहुत विशाल देश है और यहाँ हर स्तर पर विविधताएं पाई जाती हैं, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में, चाहे रहन सहन के स्तर पर, चाहे भाषा के स्तर पर, चाहे कल्चर के स्तर पर। इतने विशाल देश में संघीय व्यवस्था की स्थापना करना और उसको सफलतापूर्वक लागू करना ये बहुत ही मुश्किल लक्ष्य था। और शुरुआत से जो कि हमारी जो पैदाइश हुई एक देश के रूप में, वो बहुत रक्त रंजित इतिहास हमारा था। और 1947 में जो हम आज़ादी पाए तो उस वक्त बहुत सारे राजे रजवाड़े भारत में विलीन हुए थे और उनकी अपनी अलग मांगें थी। देश के सामने बहुत बड़े बड़े संकट थे उस समय। भारतीय संविधान ने राज्यों को संघ घोषित किया। इसमें से संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन भारत संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है। आइए संघीय व्यवस्था को जिन 7 विशेषताओं का जिक्र किया गया था उन्हें फिर देख लें और देखते हैं हम देखते हैं कि किन आधार पर भारत की जो संघ की स्थापना हुई थी। लाइक राज्य सरकार और केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन व्यवस्था का तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। सबसे पहले तो केंद्र था, फिर राज्य सरकारें थीं और तीसरा हमारे यहाँ केंद्र राज्य तो अलग अलग अपनी शासन व्यवस्था थी। उसके बाद एक स्थानीय स्तर पर जो तीसरा स्तर लाया गया शासन व्यवस्था के संदर्भ में, उसमें स्थानीय शासन जो प्रणाली लाई गई, लाइक नगर पालिका और पंचायत की जो व्यवस्था जोड़ी गई, उससे जोड़ी गई कि स्थानीय स्तर की जो बातें हैं वो स्थानीय स्तर पर उनका निपटारा हो जाए। संविधान में जो कि स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों के 3 हिस्सों में बांटा गया है। और ऊपरी स्तर पर भारत में जितने भी कानून लागू हैं उनमें 3 श्रेणियां बनाई गई। संघ सूची, इस यहाँ पे जो कानून केवल केंद्र सरकार बना सकती है और ये राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, जैसे कि प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की ज़रूरत होती है, इस कारण विषयों को संघ सूची में रखा गया है और इसमें कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र को है। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई और शिक्षा जैसे जो है बिंदु हैं इसमें शामिल हैं। इसमें कानून केवल राज्य सरकार बना सकती है। समवर्ती सूची एक ऐसी होती है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा, वन, मजदूर, संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार। लेकिन अगर
इसमें से विवाद की स्थिति आती है तो केंद्र सरकार का ही कानून लागू होगा। अब सवाल उठता है कि जो विषय इसमें से कहीं नहीं आते हैं उनके बारे में निर्णय कौन ले सकता है। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय जो बाद में इंट्रोड्यूस किए गए, बाद में आए, या आने वाले समय में एआई और ये सब जितने भी भविष्य में आने वाली नई नई तकनीकी हैं उनके संदर्भ में कानून कौन बनाएगा। तो ये स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार के अधीन ये जो है ये कार्य क्षेत्र है, और जितनी भी नई चीज़ें डेवलप होंगी उन सब के बारे में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार रखती है। तो हमने देखा कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते हैं। भारतीय संघ के बारे में राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं प्राप्त हैं। ये बहुत समय से ये कंप्लेन और ये जो है ये इसका एक नकारात्मक पक्ष बताया जाता है कि संघीय शासन व्यवस्था में जो राज्यों को बराबर अधिकार नहीं मिलते हैं। ये बात काफ़ी हद तक सही है, और अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि बराबर अधिकार नहीं मिलते हैं। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, जैसे हमारे यहाँ, सभी राज्यों को तो नहीं, लेकिन इससे पहले प्राप्त था। जैसे जम्मू कश्मीर, आप देखते हैं कि धारा 370 की समाप्ति से पहले 2019 से पहले हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था। उनका अपना एक अलग कानून था, उनकी विधानसभा की अनुमति के बगैर भारतीय संविधान के बहुत सारे अनुच्छेद वहाँ लागू नहीं होते हैं। लेकिन ये अपवाद स्वरूप है। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार प्राप्त हैं, और कुछ जैसे इसी प्रकार के विशेष जो अधिकार हमारे उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, जो जहाँ उनकी अपनी भाषाई विविधता और उनकी अपनी एक विशेष पहचान और कल्चर की रक्षा करने के लिए वहाँ कुछ ऐसे कानून लागू हैं जो हमारे यहाँ नहीं हैं। लेकिन यह अपवाद स्वरूप हैं, और क्षेत्र विशेष की एकता अखंडता और को संरक्षित करने के लिए और भारतीय संघ में उनके महत्वपूर्ण जो योगदान है और उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है उसको बनाए रखने के लिए हम ऐसे अधिकार देते हैं। लेकिन ये अपवाद स्वरूप ही हैं। वैसे छोटे इलाके हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते, उन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं है। हमारे यहाँ कुछ और विशेषताएं स्थानीय स्तर पर पाई जाती हैं, जैसे पाई जाती थीं, और वहाँ के बारे में विशेष निर्णय लिया गया। जैसे चंडीगढ़ या लक्षद्वीप या देश की राजधानी दिल्ली, ये इलाके इसी कोट में आते हैं और केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार प्राप्त नहीं है। इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा संविधान की बुनियादी बात है। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेली संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाता है, फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाएं उसको मंजूर करती हैं, तब ये लागू होता है। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालत में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में होता है। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने का अधिकार है। अब संघीय व्यवस्था जो है चलती कैसे है, इसके बारे में आइए देखते हैं। संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है। बिना संवैधानिक और लिखित प्रावधान के केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों में टकराव की स्थितियां बन सकती हैं। इसीलिए लिखित और स्पष्ट वर्गीकरण जरूरी है। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई है तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों का होना नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक जो प्रणाली है और जो देश का एक चरित्र है, इसको श्रेय देना होगा। इसी से संघवाद की भावना, विविधता का आदर और साथ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ है। जैसे कि आप ये देखिए कि आज़ादी का जो संघर्ष था, लंबे संघर्ष के उपरांत हमें आज़ादी मिली, और उस दौरान जो सामान्य साझा मूल्य विकसित हुए, एक जो हमारे यहाँ जिस तंत्र के खिलाफ हम लड़के आज़ादी प्राप्त हुई है, उस तंत्र के खिलाफ लड़ने में जो हमारे साझा मूल्य विकसित हुए एक समय के उपरांत, उनके चलते कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से बंधे रहे। अब आते हैं कि विविधताओं के आधार पर कुछ जो चुनौतियां थीं उनसे कैसे निपटा गया, क्योंकि ये ऐसी चुनौतियां थीं जो हमारे देश का जो है ब्रिटिश सरकार तो किसी तरह, चूँकि डंडे के बल पर वो राज कर रही थी, ताकत के बल पर, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि हमने लोकतंत्र को अपनाया था। और हम इस ऐसे दौरान जो है अलग हुए थे कि जब हमने सब कुछ देखा था। हमने प्रथम विश्व युद्ध देखा और दूसरे विश्व युद्ध के
तुरंत बाद हमें आज़ादी मिली और हम रक्त रंजित जो है इतिहास से गुजरे, लिहाजा हम ऐसा कर नहीं सकते थे, हमें बहुत सोच समझ कर कदम उठाना था। ऐसी एक समस्या आई भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन। लोकतंत्र के रूप में हमने 1947 में अपनी यात्रा शुरू की थी, लेकिन अगर 2013 तक अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें तो इसमें ये देखेंगे कि बहुत सारे जो राज्य 1947 में हुआ करते थे वो 2013 तक पूरी तरह विलुप्त हो गए और नए प्रांत, नई सीमाएं और नया क्षेत्र उनमें से ऐड हुआ या निकला। नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दौरान एक 1948 में धार आयोग की स्थापना हुई, लेकिन उसने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को नकार दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों की स्थापना नहीं हो सकती, क्योंकि जनता की डिमांड थी कि एक ही भाषा बोलने वाले भाषाभाषी क्षेत्रों को एक राज्यों का दर्जा दे दिया जाए। उससे हमारे यहाँ जो स्थानीय स्तर पर एकता रहेगी और लोग हंसी खुशी से अपना विकास करेंगे भारतीय संघ में रह के। लेकिन 1948 में धार आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को नकार दिया और इससे चलते आंध्र प्रदेश में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ 1953 में। 1953 में जो है फजल अली आयोग का गठन हुआ, 3 सदस्यीय आयोग था। तो और इसने ये जो है सिफारिश की 1955 में कि ये भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन कर दिया जाए। और चूँकि आंध्र प्रदेश के एक बहुत ही सम्मानित और महत्वपूर्ण नेता जिन्होंने भूख हड़ताल की और उनकी डेथ हो गई इसी जो है भाषा विवाद पर। बाद में फजल अली आयोग ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की जो है सिफारिश की भाषाई आधार पर, और आंध्र प्रदेश सबसे पहला भाषा आधारित राज्य बना और उसमें बहुत सारी सीमाएं बदली गईं और धीरे धीरे ऐसे करते करते कई सारे राज्यों और इसी भाषा आयोग ने भविष्य में चल के कई सारे राज्यों की स्थापना की ज़मीन तैयार की। अब भाषा के आधार पर ये गठन की बात उठी तो राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा और केंद्र सरकार ने इसी चलते राज्य का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया। लेकिन हमारा अनुभव ये बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज़्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ है। इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा सुविधाजनक हो गया है। भाषा नीति क्या रही है? भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर ही हुई। संविधान में किसी एक भाषा को कि किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए। 40% जो हमारे भारतीय आबादी का 40% हिस्सा हिंदी बोलता था, तो इसमें हुआ कि अन्य भाषाओं के संरक्षण को महत्व देते हुए हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जाए। लेकिन चूँकि जो इस पे जो है मतैक्य नहीं था, सारे नेताओं में एक वो नहीं था, आम राय नहीं थी, लिहाजा ये हुआ कि 1965 तक अंग्रेजी का चलन किया जाए और बाद में हिंदी को इस स्तर पर उभारा जाए कि हिंदी देश की जो सामाजिक संस्कृति है, एक साझा संस्कृति है, उसका वाहक बन सके। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया और दक्षिण के हमारे कुछ प्रांतों में हिंदी को लेके एक मुखर विरोध शुरू हो गया। लिहाजा हमारे नेताओं ने बहुत ही संयम से काम लिया और ये मान लिया कि 1965 के बाद भी अंग्रेजी एक भाषा के रूप में सरकारी कार्यालयों में चलती रहेगी। और अदालती भाषा का भी माध्यम, अदालत में भी हिंदी, इंग्लिश एक महत्वपूर्ण जो है माध्यम बनी रहेगी। तो चूँकि एक लचीला रुख अपनाया गया, लिहाजा इस विवाद को जो है इस विवाद का पटाक्षेप करने में मदद मिली और हमारे यहाँ 21 जो है भाषाओं को संवैधानिक जो है 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान है। यानी अगर आप कोई भी परीक्षा होती है और आप इस 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा को चुनते हैं कि हम इसी में अपना उत्तर लिखेंगे तो आप स्वतंत्र हैं, आपको उससे कोई नहीं रोक सकता। ये संवैधानिक प्रावधान है। अब केंद्र राज्य संबंध ये उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ है। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तव में कैसा रूप लोगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। काफ़ी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और राज्यों में शासन रहा। इसका व्यवहारिक मतलब ये हुआ कि राज्य सरकारों स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रहीं, जब आज़ादी के कुछ वर्षों तक
एक ही सरकारें रहीं, केंद्र में भी और राज्य में भी एक ही सरकारें रहीं, तो ऐसी कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई। लेकिन लगभग 1990 के दरमियान केंद्र में और राज्यों में अलग अलग सरकारें जो है सत्ता में रहीं, तो स्थिति काफ़ी बदल गई और सरकारों की प्राथमिकताएं भी बदल गईं। और ये अक्सर ये आरोप लगता रहा कि केंद्र सरकार राज्यों की मदद नहीं कर रही है। और सरकार बनाने के लिए गठबंधन राजनीति का जो है उदय हुआ, क्योंकि किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत ना मिलने के कारण तमाम सारी क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हो गया था और उसके चलते उनका भी राजनीति में जो है राजनीति की मुख्य धारा में महत्वपूर्ण स्थान हो गया था। अगर वो चूँकि वो क्षेत्रीय पार्टियां थीं तो उनके विचार भी क्षेत्रीय थे और वो कहीं ना कहीं भाषा, संस्कृति और अपनी क्षेत्रीय अस्मिता पर ज़्यादा जोर वो दे रहे थे और इनको शासन में प्रमुखता से लागू करने की और उससे लाभ लेने की उनकी अपनी एक जिद थी। लिहाजा विविधता का आदर करना पड़ा और तमाम सारी सरकारें इस प्रकार से उस दौरान बनाई गई 2000 लगभग 1990 से लेकर 2098 तक और 1990 से सन 2000 तक ऐसी अस्थिर सरकारों का दौर शुरू हुआ इसी सब को लेके। तो इस प्रकार से भारत में जो है संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध इस प्रकार से डेवलप हुए। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। सन 2000 बाद 2004-05 के बाद ऐसी सरकारें आई हैं जो लगभग स्थिर हैं और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो संबंध हैं ये बहुत ही, हम ये तो नहीं कहते थे मधुर, बहुत सारे सुधार अभी भी, चूँकि तमाम सारे आयोगों की सिफारिशें जो है पड़ी हुई हैं उन पर जो है लागू नहीं किया गया है, लेकिन ये मान सकते हैं कि कमोबेश संबंध अच्छे ही रहे हैं। अब इसमें आते हैं भारत में विकेंद्रीकरण संघीय सरकार जैसा कि आप जानते हैं दो स्तरों पर होती है, केंद्र और राज्य स्तर पर होती है। लेकिन हमारे यहाँ केवल केंद्र और राज्य जैसी सरकारों के होने से ही बात नहीं बनने वाली है, क्योंकि देश बहुत बड़े हैं, जनसंख्या बहुत बड़ी है। अब हिसाब लगाया जाए तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या रसिया से ज़्यादा बड़ी है, जर्मनी की जनसंख्या रूस से ज़्यादा बड़ी है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, और महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है। भारत में अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हैं। एक राज्यों में बहुत बड़ी विविधताएं पाई जाती हैं, जिसके चलते यदाकदा अन्य राज्यों के निर्माण की मांगे उन राज्यों के अंदर उठती रही हैं। अब ये हुआ कि एक तीसरे स्तर की सरकार शासन को और विकेंद्रित किया जाए, और इसके पीछे बुनियादी सोच ये है कि अनेक मुद्दों समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही संभव है। इसीलिए ये हुआ कि स्थानीय स्तर तक विकेंद्रीकरण की नीति को लागू किया जाए, और इसी के चलते 1992 में जो है स्थानीय शासन प्रणाली को जो है लागू किया गया और इसको लगातार मजबूत किया गया। नगर पालिका और ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई और इनको स्वायत्त शासी निकायों के रूप में इनके नियमित चुनाव कराए जाते रहे हैं, और इनके पदाधिकारियों में जैसे अनुसूचित जाति हैं, महिलाएं हैं, एक जो है 1/3 सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है, और अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े लोगों के लिए समुचित स्थान दिए गए हैं, उनका प्रावधान किया गया है। और जो इसका चुनाव आयोग है, राज्य चुनाव आयोग है, उसको संवैधानिक दर्जा पर जो है प्रदान किया गया है। और राजस्व के संदर्भ में भी राज्य सरकारों का एक दायित्व है कि इनको अपने राजस्व में से कुछ हिस्सा इनको दिया जाए, ताकि स्थानीय स्तर पर जितने भी काम होने हैं उनमें कहीं किसी प्रकार से बाधा ना पड़े। गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज व्यवस्था के बारे में के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक गांव में और कुछ राज्यों में ग्राम समूह की एक ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत से लगभग सभी लोग परिचित होंगे। स्थानीय शासन की एक इकाई है और सबसे पहली इकाई है। स्थानीय स्तर की जितनी भी समस्याएं होती हैं उनका निपटारा ग्राम पंचायत शासन के आधार शासन से मिलके करती है। ग्राम पंचायत से ऊपर अगर चलें तो क्षेत्र पंचायत है। क्षेत्र पंचायत में जो सदस्य होते हैं, और उससे पहले अगर ऊपर जाएं तो जिला पंचायत होती है। जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो मिलकर एक परिषद बनाते हैं, और जिला पंचायत में संसद और विधायक और जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी उसमें शामिल होते हैं, और एक जिला
जिले विशेष की समस्याओं का निपटारा करते हैं और विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं, नीतियाँ बनाते हैं। इसी प्रकार से नगर पालिका, जो छोटे ज़िलों में हमारी नगर पालिका होती है और बड़े ज़िलों में नगर निगम के नाम से स्थानीय शासन होता है, क्योंकि ये विकेंद्रीकरण का एक सबसे अच्छा रूप माना जा सकता है कि यहाँ स्थानीय स्तर से लेके और ऊपरी स्तर तक, हर स्तर पर कहीं ना कहीं सरकारें पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से अगर आप देख सकते हैं कि भारत में विकेंद्रीकरण की नीति रही हो या संघीय शासन व्यवस्था रही हो, बहुत अच्छी तरीके से उसका सर्वमान्य हल निकाला गया है और उसकी कहीं ना कहीं देश के विकास में सारी संस्थाएं भागीदार हो रही हैं। तो उम्मीद है ये इस चैप्टर जो है आप लोगों को समझ में आया होगा और कुछ ना कुछ आपको ज़रूर से मदद मिली होगी। धन्यवाद।